वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो कल की क्लास में हमने देखा कि चार्ज के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं हमारे। तो देखते हैं ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। तो इसमें क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन किसी भी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं कैसे करके बॉडी को चार्ज करते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फीयर लिया है, मतलब इस पर तो चार्ज है, लेकिन इनिशियली जब हम स्फीयर को लेंगे तब वो न्यूट्रल स्फीयर होगा। तो न्यूट्रल स्फीयर होगा, हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज उस रॉड उस स्फीयर के पास लेके आएंगे। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड स्फीयर के पास लेके आएंगे तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा बॉडी पे। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो ये अपनी तरफ स्फीयर का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी का, क्योंकि ये रॉड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रॉड क्या करेगी, इसको रिपेल कर देगी। इस तरह से बॉडी में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। रॉड पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव, और उससे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से रिपेल होकर दूसरे एंड पे जाएगा स्फीयर के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस स्फीयर को हम कर देंगे ग्राउंड एक साइड। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर हम इसको ग्राउंड करेंगे, तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज पे आया होगा इंडक्शन की वजह से ये जाएगा ग्राउंड में। ग्राउंड में जाने के बाद स्फीयर पे बचेगा केवल नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्फीयर है हमारा और इस पर पहले अर्थ लगा हुआ था, ये अर्थ को रिमूव करेंगे। अर्थ को रिमूव करेंगे तो बॉडी पे इधर केवल नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब जैसे ही बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रॉड को रिमूव करेंगे। रॉड को रिमूव करेंगे तो वैसे ही पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये चार्ज हमारा, क्योंकि जैसी सिमेट्री होगी सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर हमारा सिमेट्रिक है तो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने क्या करा है, इस स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करा है, हम चाहें तो इसको सेम स्टेप फॉलो करके पॉजिटिवली चार्ज भी चार्ज कर सकते हैं। बस इनिशियली केस में क्या होगा कि स्फीयर हमारा होगा न्यूट्रल, और यहाँ पे हम कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो उससे नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव उसके, और सेम स्टेप्स फॉलो करके हम किसी भी स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। अब हम उसको देखते हैं, नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अब हम समझते हैं कि जैसे कूलम्ब्स लॉ जो हमारा है वो फोर्स से रिलेटेड है। तो जैसे हमने क्लास 11th में हम पढ़ते हैं कि किसी मास पे जो फोर्स लगता है उसको हम F=ma से कैलकुलेट करते थे। मतलब अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तब हम उसका F=ma से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। या हमने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल में पढ़ा है कि अगर दो मास किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं F=G m1m2/r²। इसी तरह से अगर दो चार्ज पार्टिकल जब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, जैसे मान लीजिए Q1 और ये Q2 फोर्स है, तो इन पे लगने वाला फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता लगे कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है हमें। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताया। अब ये जो कूलम्ब्स लॉ ये है एक्सपेरिमेंटली कूलम्ब्स ने डिस्कवर करा था। तो देखते हैं इसमें, तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मेजर करा कि दो चार्ज पार्टिकल जैसे रखे हुए हैं तो इनके बीच का जो फोर्स था वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जब हम इन दो को कंबाइन करते हैं तब यहाँ पे निकल के आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है F=K Q1 Q2/r²। और यही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मैंने, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये प्रोडक्ट है चार्जेस का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी डिस्टेंस रखी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है जिसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स में लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेते हैं हम लोग। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो कैलकुलेट होकर ये निकल के आते हैं। ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व में वैल्यू यही पुट करनी होती है। अब ये फोर्स जो हमारा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे ये यहाँ पे लिखा है, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस आएगा। यहाँ पे अगर चार्जेस की बात करें, जैसे मान लीजिए ये दो फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो ये फोर्स कैसे लगेगा, मान लीजिए ये Q1 और ये Q2 है, तो इनको हम दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे चार्ज पार्टिकल को। जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आएगी, तो फोर्स कहीं इसी लाइन के अलोंग लग रहा होगा। अब जैसे ये अगर सेम चार्ज हुए, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तब ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, तो ये इसी लाइन के अलोंग रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। तो इस लाइन का मीनिंग यही है कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये वाला फोर्स जो ये चार्ज पार्टिकल है ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। ऐसे अगर हम ये चार्जेस देखें, यहाँ पे एक का मैग्नीट्यूड है Q1 और एक का मैग्नीट्यूड है माइनस का Q2, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे पास ये होगी। तो ये क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज है, तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये Q2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये Q1 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ये माइनस Q1 ये माइनस का Q2, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो अब फिर से ये सेम चार्ज आ गए, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेगा। तो कूलम्स लॉ में जब भी हम कभी अप्लाई करेंगे तो हमें एक बात न्यूमेरिकल में ध्यान रखनी है कि किस चार्ज की वजह से हम फोर्स निकाल रहे हैं, कौन सा चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी वजह से चार्ज निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड में तो सेम निकल के आएगा। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं, तो ये यहाँ पे बनेगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये बनेगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज की केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, साइन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखते समय हमें ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है कि Q1 Q2 फोर्स है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जैसे प्रॉब्लम में जिससे गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारा होगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो किस तरह से हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड लिखते समय अगर डायरेक्शन मान लीजिए एक्स एक्सेस हम इसको कंसिडर करें तो हम लिख देंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस में नेट फोर्स लग रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सेस में लग रहा है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी उसकी, जब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिखना भी जरूरी है यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं इसी फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये एग्जाम में थ्योरेटिकल पॉइंट्स में कभी कभी आते हैं, हमारे एग्जाम में MCQ में आएंगे या उसमें पूछेगा कि ये फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, या कंजर्वेटिव फोर्स है एग्जाम्पल बताइए, तो हम कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ये पढ़ते हैं कि पहली बात तो ये सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल आर एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को पढ़ते हैं तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं तब। ऐसे ही फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अदर चार्ज पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। इस पॉइंट का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए ये दो Q1 और Q2 फोर्स हैं, मैं कहूँ Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें कि 2 1, मतलब ऐसे लिखेंगे 1 2,
कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से हम लिख भी सकते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम फोर्स निकाला उसमें Q1 और Q2 आ रहा है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल में Q3 और रख दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि इन दो चार्ज पार्टिकल में जितना फोर्स लग रहा था पहले, उतना फोर्स अब भी लग रहा होगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही ये वाला पॉइंट हमें बताता है कि फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर हम कहीं भी एक थर्ड चार्ज पार्टिकल और रखते हैं, तो जितना फोर्स उन पर पहले लग रहा होगा उतना ही फोर्स बाद में भी लगता रहेगा। तो ये थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। इसी बात को लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कह देते हैं। ऐसे ही आ गया फिफ्थ पॉइंट, नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द अदर चार्ज। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कूलम्स लॉ हमने बात करा कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है। अब 2 चार्ज से अगर ज़्यादा चार्ज कहीं पर रखे हुए हैं, मान लीजिए मैंने ये एक स्क्वायर बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने चार्ज लिया Q1 Q2 Q3 और Q4। अब हम कहें कि Q फोर्स पे बताइए कितना फोर्स लग रहा हुआ है इन सभी चार्जेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, Q3 Q4 की वजह से लगाएंगे, निकालेंगे फोर्स कितना आ रहा है। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में आया, फिर हम Q1 की वजह से Q4 पे निकालेंगे, मान लीजिए इस लाइन के अलोंग आएगा। फिर हम Q2 की वजह से Q4 पे निकालेंगे, ये इस लाइन के अलोंग निकलेगा यहाँ पे। तो अगर हम इन फोर्स को नाम दे दें कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो नेट फोर्स जो हम लिखेंगे यहाँ पे Q4 पे, वो इनका वेक्टर सम लिखेंगे कि F नेट जो हमारे पास होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर के इक्वल होगा। तो जब भी हम एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल की वजह से कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल फोर्स निकालेंगे, तो हम उनका वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का मतलब है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उनकी डायरेक्शंस भी देखेंगे कि किस तरफ वो ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसी पॉइंट से हम ये क्लियर करते हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स, तो हम उनको इसी तरह से वेक्टर सम में लिखेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो अब हम अपना टॉपिक देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम इसका देखते हैं प्रूफ, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे हमें न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को लिखना भी सीखेंगे। देखते हैं कि जैसे हमारे पास Q1 और Q2 2 चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। तो सबसे पहले हम समझें कि जैसे ये चार्ज Q1 है, तो Q1 पे मान लीजिए ये Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं। तभी Q2 फोर्स इस A वाले पे जब फोर्स लगाएगा, तब इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर आएगी हमारे पास। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F वेक्टर 1 2। 1 का मतलब यहाँ पे 1 पे जो है फोर्स लग रहा है, और 2 यानी कि ये Q2 चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है और ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। ऐसे ही ये वाला हम देखेंगे चार्ज कि इस पर क्या आपने लिखा, ये Q1 वाला चार्ज इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, तब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी Q2, रिपल्शन करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये जब रिपेल करेगा तो F वेक्टर 2 1 वेक्टर से करेगा। यहाँ भी वही चीज़, 2 पे फोर्स लग रहा है और 1 वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारे को फोर्स की बात, कौन सा पार्टिकल किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इनके डायरेक्शंस, जैसे ये मैंने लिखा है R12। जैसे जब हमने इस Q2 चार्ज पे फोर्स लिखा तो F21 फोर्स है यहाँ पे, तो ये वाला Q1 चार्ज पार्टिकल जब Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इसका जो वेक्टर होगा वो R12 हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है हमारा कूलम फोर्स, वो लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज पार्टिकल्स के अलोंग लगता है, तो R12 इसी लाइन के अलोंग होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम देखेंगे कि F12 फोर्स हमने लिखा, ये 1 चार्ज जो है इस पर 2 वाला फोर्स लगा रहा है, 2 चार्ज पार्टिकल जो रखा हुआ है यहाँ पे,
तो ये क्या करेगा, जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका यूनिट वेक्टर इस वाली लाइन के अलोंग आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये R21 वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर मतलब कि लाइन अलोंग जो दोनों चार्जेस के अलोंग है उसके अलोंग ये दोनों वेक्टर हमारे हैं। तो इनका अब हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, F12 लिखेंगे पहले 1/4% Q1 Q2 अपॉन में R²। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी लिखनी है। तो F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अभी R² आया। अब F12 का हम यूनिट वेक्टर देखेंगे कि जैसे 1 पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है Q2, तो इसका वेक्टर ये वाला है। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जिस पे फोर्स हम निकाल रहे हैं एरो उसी की तरफ कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर में पता लग जाएगा ये। ऐसे ही अगर हम इस वाले का लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ये 1/4% Q1 Q2 अपॉन R²। अब फिर से भाई इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे F21 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। और ये इसका यूनिट वेक्टर R12, जैसे हम 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं ये F21, तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा है Q1, तो इसका यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो ये हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दिया। मतलब वेक्टर फॉर्म हम जब कभी भी लिखेंगे तो हम देखेंगे कि किस पे फोर्स हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए Q2 पे फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उधर कर देंगे हम। मान लीजिए अगर हम इस पे 1 वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन 1 की तरफ कर देंगे। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल में फोर्स निकाल रहे हैं उसकी तरफ हमें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कर देनी है। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है यूनिट वेक्टर लिखते समय। अब क्योंकि R12 की डायरेक्शन इधर है और ये वाली डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स में हम यहाँ पे निगेटिव साइन ले सकते हैं अपोजिट डायरेक्शंस की वजह से। तो जैसे ये R21 की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पे पुट करेंगे तब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन को अगर हम वेक्टर के यहाँ पे बाहर लिखें तो इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें 1/4πε0 Q1 Q2 R² और R12, तो यहाँ पे हम ये F21 लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया हमारे पास कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं अगर हम यहाँ से कंपेयर करें F12 और F21 से, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और यही सेम होता है हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में बट इक्वल मैग्नीट्यूड में उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो वेक्टर फॉर्म से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ में भी, ये बात हमें पता लगती है। तो लिखा था 2 चार्ज एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ भी इस पर एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात हमें पता लगती है कि जो दोनों फोर्स हैं हमारे सेंट्रल इन नेचर है। जैसे पहले तो केवल पॉइंट पढ़ा था, अब वेक्टर फॉर्म से ये कंफर्म होता है कि जो लाइन इन दो चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन करेगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसी के अलोंग है तो फोर्स भी उस लाइन के अलोंग लगेगा। तो इस समय ये भी कंफर्म है कि ये सेंट्रल इन नेचर होते हैं। तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, मतलब ये तो हमारे एक प्रूफ हो गया इसका कि वेक्टर फॉर्म हमें प्रूफ करें। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जिस पे हमें फोर्स निकालना है तो उसकी तरफ हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि Q1 पे फोर्स निकाला है Q2 की वजह से, तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में कर दिया हमने Q1 के। Q2 पे फोर्स हमें निकालना कि Q2 पे Q1 कितना है, तो जिस पे हमें फोर्स निकालना होता है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही कर देंगे। तो मैंने जनरलाइजेशन में लिखा है कि जैसे Q1 और Q2 है, देखिए मैंने वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर बना रखी है कि हम Q2 पे फोर्स निकालेंगे तो जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन उधर ही कर देंगे। तो इससे मैं ये लिखेंगे कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के Q1 Q2 अपॉन R² और यहाँ पे R वेक्टर। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वेक्टर फॉर्म के तब इसी केवल ये कॉन्सेप्ट लगा के हम वेक्टर फॉर्म के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट क्या होता है और परमिटिविटी चेंज होने पे कैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स को एयर में रखते हैं या वैक्यूम में तब उन पर जो फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे जो परमिटिविटी लिखी हुई है ε0 ये हम वैक्यूम में लिखेंगे, वैक्यूम में या
एयर में, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट करा है एप्सिलॉन नॉट से। अब हम क्या करें, किसी चार्ज पार्टिकल्स को मान लीजिए जैसे चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 जो है किसी r डिस्टेंस पे ये वैक्यूम में प्रेजेंट है हमारे पास। अब मैंने क्या करा है, ये जो सिस्टम है Q1 और Q2 चार्जेस का, इसको मैंने उठा के रख दिया किसी मीडियम में। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस वही सेम, ना हम चार्ज को चेंज कर रहे हैं ना ही हम उस डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। हमने क्या चेंज करा है, यहाँ पे मीडियम को चेंज करा है। अब जब हम मीडियम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो परमिटिविटी होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए किसी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तब इनके बीच में लिखने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी चेंज हुई है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल गया F वैक्यूम अपॉन F मीडियम 1/4 पाई, ये न्यूमरेटर में आएगा और इसको हम लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट केवल। इसके बाद जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक रेशियो आ गया F वैक्यूम अपॉन F मीडियम का। अब ये जो रेशियो लिखा हुआ है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम एप्सिलॉन R से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम फिजिकल मीनिंग से समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल के लिए। जैसे किसी वायर में जब करंट फ्लो करती है I और उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो हम कहते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल के केस में क्या होता है कि जब भी हम परमिटिविटी को चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो करंट के केस में रेजिस्टेंस और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मीडियम की परमिटिविटी सेम रोल प्ले करती है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम, और रिलेटिव परमिटिविटी अगर मीडियम की चेंज होगी यानी कि इंक्रीज करेगी, मीडियम को हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू अफेक्ट करेगी। तो दोनों बिल्कुल सेम है, हमें बस परमिटिविटी याद रखना है कि डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है। एयर के लिए कुछ और वैल्यू होगी, लिक्विड के लिए कुछ और वैल्यू होगी। तो न्यूमेरिकल यहाँ से आता है कभी कभी कि चार्ज पार्टिकल्स को हमने एयर में रखा है तब उस पर फोर्स लग रहा है कुछ, और उसी सिस्टम को अगर हमने किसी मीडियम में रख दिया है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस, तब उस पर कितना फोर्स लगेगा तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि ये जो एप्सिलॉन R है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। कभी कभी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कराएं इस तरह से, ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन भी कभी कभी हमारे पास गिवन रहता है। तो ये सारे हमारे हो गए इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन टॉपिक्स पे बनते हैं।